उत्तराखंड ज्योग्राफी के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी में लघु हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। और लघु हिमालय को कंप्लीट करने के बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिवालिक हिमालय रहेगा। ठीक है, हिमालय में 4 हिस्से हमने पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। आज हम शिवालिक हिमालय को कवर करेंगे और इससे पहले कि जो भी लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और देखिए, अब हम समझते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भाई सबसे नीचे की चोटियाँ होती हैं, हिमालय की सबसे निम्नतम चोटियाँ, सबसे नीचे निचला हिस्सा, यानी कि बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर पे, सबसे दक्षिणी छोर पे ये जो होती हैं हिमालय की ये श्रेणियाँ सबसे दक्षिणी छोर पर पाई जाती हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ से देखेंगे। अब अगर हम इसका टोटल विस्तार देखें, पूरा अगर इंडियन मैप में इसकी बात करें, भारत में कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो अगर हम यहाँ से बात करें पाकिस्तान में सुलेमान से, ठीक है, पश्चिम, यानी कि अगर पश्चिमी विस्तार की बात आप करते हो तो सुलेमान से, और पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आराकाम पर्वत, ठीक है, पूर्वी विस्तार आ गया आपका आराकाम पर्वत तक। पश्चिमी विस्तार सुलेमान से लेके पूर्वी विस्तार आराकाम पर्वत तक इसका है, ठीक है, शिवालिक हिमालय का। और शिवालिक श्रेणी की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो शिवालिक की जो चोटियां हैं वो सबसे टूटी फूटी चोटियां हैं, ठीक है, सबसे टूटा फूटा विस्तार है। क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि जो शिवालिक का विस्तार है वो सबसे टूटा फूटा विस्तार है भाई। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सुलेमान से लेके ये पूरा का पूरा फैला हुआ है आराकाम पर्वत तक पूर्व में। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी चोटियों की, कौन कौन सी चोटियां हैं, तो कुछ प्रमुख चोटियों की मैं बात कर लेता हूं। यहां पे आपसे हमने पीछे देख लिया, पश्चिम में सुलेमान आ गया, यहां पे गारो, खासी, जयंती। असम में अगर बात करते तो मिकिरी, ठीक है। अरुणाचल में यहां पे बात करते हैं तो अरुणाचल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, DMAM, ठीक है, डाफरा, मीरी, अबीर, मिसमी, ठीक है, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि जो अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, देखिए ऊपर, तो डाफला, मीरी, अबीर, मिस्पी और पटकोई बूम यहां पे आ जाते हैं। असम में अगर बात करते हो, असम में मिकिरी, ठीक है, और मिजोरम में गारो खासी जयंती। ये पहाड़ियाँ कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी, और टूटा फूटा विस्तार है भाई। देखिए, अगर मैं इसी के और विस्तार की बात करूं तो यहाँ देखिए, भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसमें आराकाम पर्वत बनता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लेक्चरर प्री में पूछ लिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार भी जो है इसी पर्वत, इसी जो तुम्हारी शिवालिक श्रेणी है इसका एक सुदूर हिस्सा है, ठीक है, जो कि यहाँ जाके अपनी सीमा बना रहे हैं नीचे, ठीक है। तो जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अंडमान निकोबार भी क्या होते हैं, इसी के एक हिस्से हैं जो सुदूर में, ठीक है, इसका एक सुदूर हिस्सा है शिवालिक श्रेणी का, सबसे टूटा फूटा इसका विस्तार है भाई। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबीर, मिस्पी, ठीक है, DMAM करके याद रख सकते हो, और साथ में पी पटकोई बूम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। असम में बात करें तो मिकिरी आ जाएगा, मिजोरम में गारो खासी जयंतिया आ गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे आराकाम योमा, ठीक है, जो पर्वत है ये आपका आराकाम कहाँ पे आ जाएगा, ये तुम्हारा सीमा बना रहा है, पूर्वी सीमा भी बना रहा है, और भारत म्यांमार की सीमा, भारत वो म्यांमार के साथ जो सीमा बनाता है वो आपका है आराकाम पर्वत, ठीक है। तो पूर्वी विस्तार अगर बात करते हैं तो आराकाम पर्वत, पश्चिमी विस्तार बात करते हैं तो सुलेमान। ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ से जानी। ये तो बात करी भाई हमने इंडियन मैप में, ठीक है। हमको लेकिन ज़्यादातर डिस्कस करना है उत्तराखंड में इसका विस्तार हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में भी इसका हिस्सा आएगा।
तो उत्तराखंड में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और अगर औसत ऊंचाई की बात करूं तो औसत ऊंचाई की बात करते हो तो 1500 मीटर तक की इसकी क्या होती है, औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, जो एवरेज हाइट है इसकी औसत ऊंचाई इसकी आ जाती है आपकी 1500 मीटर। 1500 मीटर की औसत ऊंचाई पे है। और इसमें बात की थी हमने, देखिए इसके और इसके ऊपर कौन सा हिमालय होगा, लघु हिमालय होगा। तो इसके और इसके बीच में जो घाटियां होती हैं वो क्या होती हैं, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं दून घाटी और द्वार। ठीक है, पश्चिम में उन्हें बोला जाता है दून और आगे पूर्व में बोला जाता है उनको द्वार बोला जाता है। इसके बाद हम इसी का डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो हम दून और द्वार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझना पड़ेगा। और मैंने बताया था इनके बीच जो ये घाटियां पाई जाती है, जो लाइन है उसे हम बोलते हैं MBT। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, MBT बोलते हैं। और उससे लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, लघु हिमालय और फिर उसके बाद महान हिमालय के बीच जो चोटी जो तुम्हारी रेखा आती है या जो घाटी आती है इसको सेपरेट करने वाली, उसे हम बोलते हैं MCT। ठीक है, ये बात मैंने कही थी और एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा भाई। अब अगली बात हम करते हैं। देखिए यहां तक हमने इतनी बात की। उत्तराखंड में इसकी बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं वो आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं भाई, कुछ पॉइंट होते हैं जो हमको इस पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने होते हैं। क्या क्या पढ़ने होते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई चौड़ाई, इसकी बात कर लेते हैं। फिर इसका विस्तार पढ़ते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। फिर जीवाश्म खनिज की बात कर लेते हैं, चट्टानें किस प्रकार की हैं, कौन से युग में बनी हुई है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति और वनस्पति के बाद तापमान। ठीक है, इन कुछ पॉइंटों की हम बातें यहाँ पे करते हैं महत्वपूर्ण। अगर हम इसके नामों की चर्चा करते हैं, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक कहीं ना कहीं शिवालिक से शिव जी की यहाँ पे कुछ तुलना की जा सकती है। तो शिव जी की भौएं, ठीक है, शिव जी की जो भौएं हैं उससे इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इसका नाम मैनाक पर्वत भी कहते हैं। मैनाक पर्वत भी इनको कहा जाता है, मैनाक पर्वत। दूसरा इंपॉर्टेंट, हिमालय की पदस्थली, हिमालय की पदस्थली यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के पाद प्रदेश भी इनको कहा जाता है, क्योंकि सबसे नीचे है हिमालय, यहीं से शुरू होता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश या हिमालय की पदस्थली, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, इसको कहा जाता है। अगली बात हम इसे करें तो ये बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाह्य हिमालय, क्योंकि सबसे, अगर हम हिमालय में बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर पर हिमालय पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करें, इसके जस्ट नीचे भाबर क्षेत्र आ जाता है। ये हमारे हिमालय हो गए 4, और इसके नीचे का जो क्षेत्र आएगा फिर वो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ भाबर प्रदेश आ जाएंगे, भाबर आ जाएगा। फिर आगे तराई क्षेत्र आएगा। तो यहाँ अगर हम भाबर की बात करें तो भाबर के तो उत्तर में है, भाबर के उत्तर में है ये चोटियाँ। और अगर हम इसकी बात करें लघु हिमालय या अन्य हिमालयों की बात करें तो उनके दक्षिण में, ठीक है, इनके दक्षिणी छोर में। तो सभी हिमालयों में ये दक्षिणी छोर पे पाया जाता है। इसकी बात मैंने कर भी दी थी, दक्षिणी छोर की बात कर ली। और भाबर तथा भाबर के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है भाई इस हिमालय की, आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो हिमालय है सब हिमालयों के दक्षिणी छोर में आता है और भाबर के उत्तरी क्षेत्र में आता है, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आगे हम डिस्कस करते हैं। आप इतनी बात अगर समझ में आई, अब हम इसकी हाइट और कुछ चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई की बात करो, ऊंचाई बताया था औसत ऊंचाई होती है 1500, लेकिन 700 से 1200 मीटर तक इसकी हाइट जनरली देखने को मिलती है। उसके बाद चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो चौड़ाई भाई जनरली 10 to 20 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है। ये रेंज है इसका, है 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में चौड़ाई। ठीक है, जो वृत्त है। और कहीं कहीं पश्चिम में ज़्यादा देखने को मिलती है, 50 किलोमीटर भी देखने को मिल सकती है। और पूर्व में इसकी कम रहती है। पश्चिम में जनरली 50 किलोमीटर भी कहीं कहीं देखने को, इतने तक की रेंज में देखने को मिल सकती है। 10 to 20 या यहाँ तक 50 तक की रेंज में भी पश्चिम में आपको देखने को मिल सकती है, वेस्ट साइड में। ठीक है, ये हमने चौड़ाई की बात कर ली, ऊंचाई चौड़ाई की बात हो गई है आपकी। ठीक है, एक पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब अगर हम इसके कौन से काल में ये बना था, हिमालय के कौन से, ये जो काल है, काल की बात करते हैं, इसकी कौन सी काल में बना था, तो मायोसिन से
प्लाइस्टोसिन, ठीक है, यहाँ तक के बना था। ठीक है, ये काल है मायोसिन से प्लाइस्टोसिन काल तक बना था। ठीक है, ये है। अब ये हिमालय कितना पुराना है, देखिए भाई, अगर जनरली हिमालय की बात करते हैं तो 11 करोड़ वर्ष पहले का बना हुआ मानते हैं हिमालय को। ठीक है, जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। ये जो हिमालय है, ठीक है, सबसे नवीनतम माना जाता है, नवीन पर्वत। अगर पूछ लिया जाए हिमालय की कौन सी श्रृंखला नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो आपका आंसर होगा कौन सा, शिवालिक हिमालय। क्यों है भाई, क्योंकि इसकी जो बनने की प्रक्रिया है ये 3 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है, लगभग 3 करोड़ वर्ष पुरानी, 2.5 लाख से 3 करोड़ वर्ष तक की मानी जाती है इसके बीच में। तो यहाँ तक देखिए, अब तुम कहोगे 3 करोड़ वर्ष, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। नॉर्मली देखा जाए तो 3 करोड़ वर्ष तो बहुत है ना, लेकिन हिमालय के लिए क्या है, हिमालय की जो प्रक्रिया है नॉर्मल, और हिमालयों की बात करते हैं अन्य हिमालय की, तो 11 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया में तो बहुत टाइम लगेगा ना भाई। ठीक है, चट्टानें बनेंगी, पहले टकरा रही है भूमि, ठीक है, तो चट्टानें बनने में टाइम तो लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, उसको ठोस होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम, 3 करोड़ वर्ष बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ज्योग्राफी, अगर हम इसको भूगोल की दृष्टि से देखें तो ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, इसे नवीन पर्वत मानते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर ये पर्वत नवीन पर्वत है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, जीवाश्म भी पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है भाई, जीवाश्म कैसे बनता है, अरे नॉर्मली कहीं पर मान लो कोई मिट्टी पत्थर क्या है, उस चीज़ से क्या हो गया, दब गया पूरा क्षेत्र। अगर वो क्षेत्र दब जाता है तो वहाँ से क्या होगा, उसमें पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें सब दबेंगे, तो वहाँ से जीवाश्म निकलेगा, कोयला निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, इस तरीके की चीज़ें निकलेंगी वहाँ से। तो यहाँ पे जीवाश्म भी पाया जाता है। तो कौन से हिमालय में जीवाश्म की दृष्टि से, जीवाश्म कहाँ पाया जाता है अगर पूछ लिया जाए, तो जीवाश्म भी इस क्षेत्र में, इस हिमालय में मिलता है, इस हिमालय में पाया जाता है भाई। ठीक है ना, तो क्या होगा, इस हिमालय में जीवाश्म भी पाया जाता है। जनरली और हिमालयों की बात करते हैं तो हमने उसमें देखा था जीवाश्म नहीं पाया जाता। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रख के चलना होगा सभी चीज़ों को। तो हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी होगी, 3 करोड़ वर्ष पुरानी इसकी प्रक्रिया आप मान सकते हो। ठीक है, और मायोसिन से प्लाइस्टोसिन युग तक काल तक हम कह सकते हैं इसके बनने की प्रक्रिया चली हुई थी। ठीक है भाई, सिंपल बात होगी। इसकी चट्टानें किस तरीके की हैं, चट्टानों की बात करते हैं। ठीक है, तो बालू कंकड़ जो चट्टानें हैं, इसकी चट्टानें तो बालू कंकड़ आदि से बनी। ठीक है, बालू कंकड़ गोलाश्म आदि से बनी चट्टानें हैं, आदि से बनी चट्टानें। ठीक है, इस तरीके की चट्टानें इसकी हैं हिमालय की। बात कर लेते हो तो बालू हो गया, कंकड़ हो गया, इस तरीके की चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब हमने बात कर ली इतनी बातों की, इतने बातें हमने यहाँ से नोट कर ली। ठीक है, उसके बाद अगर हम खनिज की दृष्टि से इस हिमालय को देखते हैं तो देखिए खनिज की बात करते हैं अगली। देखिए भाई, खनिज, खनिज की दृष्टि से अगर हम इस हिमालय को देखें तो खनिज भी यहाँ पे मिलता है। खनिज में अगर आप बात करते हो तो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर यहाँ का प्रमुख है, जो कि देहरादून क्षेत्र में देखने को मिलता है। देहरादून, चूना पत्थर देहरादून में देखने को मिलता है, देहरादून से कुछ ऋषिकेश, ठीक है, कुछ जगहों से देखने को मिलता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने के काम आता है, तो सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया, उपयोग होता है सीमेंट के लिए। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। देहरादून क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा और भी तरीके के जीवाश्म यहाँ पे पाए जा सकते हैं, जैसे भाई बालू, यहाँ पे आपको खनिज बालू आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखने को क्या मिल सकता है, यहाँ से आपको फॉस्फोरस देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस। तो इस तरीके की अन्य तुम्हारे जो खनिज हैं, खनिज को हम वैसे खनिज की चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि इस हिमालय क्षेत्र में भी इस तरीके का खनिज हमको जनरली देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो चूना पत्थर हो गया, बालू हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरीके के आदि खनिज हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ऐसे खनिज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। किस हिमालय से प्राप्त होंगे? शिवालिक हिमालय से। हर किसी हिमालय में हमने देखा था किस किस तरीके के खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बात कर ली, इस प्रकार के खनिज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है भाई। इतनी बात हमारी हो गई। अगर इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आपके आई, तो अगली हम बात क्या करेंगे? अब हम वनस्पति को देखेंगे, ठीक है। वनस्पतियों की भी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अब वनस्पति से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए भाई, वनस्पति से पहले अगर मैं बात करता हूं हिमालय की, इस हिमालय की जो चोटियां हैं, हमने बात की थी, वो क्या होती हैं? बहुत टूटी फूटी सी चोटियां हैं, टूटा फूटा विस्तार है इस हिमालय का, ठीक है। कहीं विस्तार, एक स्ट्रेट विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी टूटा फूटा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का विस्तार इसका है, जरा देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इस शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करते हो यहाँ से किन किन, हम क्षेत्र भी यहाँ से पढ़ लेंगे, किन किन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, इसकी भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, आपको इसकी बात भी कर लेनी है यहाँ से। ठीक है भाई, ये देखिए, अगर हम इस हिमालय की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम अगर इसका विस्तार हम देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? देखिए, हरिद्वार इधर है, देहरादून है इधर, ठीक है। बात कर लेते हैं, इधर क्या है? टिहरी है आपका, ठीक है, पौड़ी है, टिहरी है, पौड़ी है। इधर आ जाएगा आपका अल्मोड़ा, इधर आ जाएगा नैनीताल, और इधर आ जाएगा आपका चंपावत। इसका विस्तार इन्हीं क्षेत्र में है, इन 7 जिलों से होके जाता है, ठीक है। ये जो हिमालय है ये पूरा इन 7 जिलों से होके गुजरता है। टूटा फूटा विस्तार आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसका विस्तार है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 7 जिलों से विस्तार, अगर हम इसका विस्तार करें, इस हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के 7 जिलों से, 7 जिलों से गुजरता है भाई, 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिलों के साथ ये आपका सीमा बनाते हुए दिखाई देगा। बात करें कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पूर्व में चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। मध्य का नैनीताल आएगा, अल्मोड़ा का दक्षिणी छोर आएगा। यहाँ बात करते हो पौड़ी आ जाएगा, हरिद्वार और देहरादून का भी निचला हिस्सा आएगा, ठीक है। देहरादून का भी निचला हिस्सा यहाँ पे आएगा। टिहरी आ जाएगा, टिहरी का दक्षिणी छोर आ जाएगा, ठीक है। और हरिद्वार का उत्तरी छोर आएगा, ठीक है। ये आप बात कर सकते हो। तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार है भाई? पश्चिम से जाओगे तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, ठीक है। ये कुछ प्रमुख यहाँ पे आ गए आपके गढ़वाल के। यहाँ बात कर ले तो अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। अब बचे हुए क्षेत्र जो नीचे के बचे, ठीक है, जैसे यूएस नगर, ये सब बचा, हरिद्वार का भी बाकी क्षेत्र बचा, ये आपको पता है। और भी हमको क्षेत्र पढ़ने, दून क्षेत्र, द्वार क्षेत्र पढ़ने, तराई भाबर क्षेत्र पढ़ना है, गंगा का मैदान भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो ये जितना भी आएगा ये बाकी हिस्सा उधर आ जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर तक तो सब क्या होंगे भाई? अगर ये नॉर्मली आप खुद सोचो, अगर यहाँ तक हमारा हिमालय आ रहा तो इससे ऊपर भी तो हिमालय ही आएगा, है ना, उसके अन्य हिमालय के हिस्से आएंगे। तो 7 जिलों से गुजरता है। तो अगर पूछ लिया गया तो शिवालिक जो श्रेणी है या शिवालिक हिमालय जो है उत्तराखंड में कितने राज्यों से, कितने जिलों से होके गुजरता है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों से होके गुजरता है? तो आपको पता होना चाहिए 7। लघु हिमालय की बात की, सबसे ज़्यादा 9 जिलों से होकर गुजरता था। और सबसे फर्स्ट अगर हम क्या बात करते हैं, बाह्य हिमालय की बात करते हैं, तो वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? वो आपके 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। ये हमने बात कर ली थी पुरानी वीडियोज में, ठीक है। पुरानी वीडियो को भी आपको ध्यान में रखना है, पुराने
जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को भी आपको कनेक्टिविटी बनाए रहनी है। ठीक है भाई। अब हम अगली बात करते हैं। तो विस्तार हमने पढ़ लिया, उत्तराखंड के 7 जिलों से होकर गुजरता है भाई। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखना कौन कौन से जिले वो हैं। अब किसी जिले से अगर क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो सकता है, क्वेश्चन कैसे भी डिजाइन हो सकता है। आपको कोई डिस्ट्रिक्ट देते तो आपको मैप ध्यान में रहना चाहिए, किस मैप, ठीक है, मैप का कौन सा डिस्ट्रिक्ट। अब यहीं पर आपसे एक ऑप्शन दे देगा कौन से जिले से होकर शिवालिक नहीं गुजरता है, तो कोई भी इसके आसपास का जिला वो दे देगा। तो ध्यान में रखना होगा ना कि कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमने विस्तार की भी बात कर ली अभी। विस्तार हमने देख लिया, इसका विस्तार की दृष्टि से 7 जिलों से होके गुजर रहा है आपका शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अभी तक जो हमने देख लिया और विस्तार इसका देख लिया है, अब हम जरा सा बात करते हैं इस हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं वो टूटी फूटी श्रृंखलाएँ। ठीक है, टूटी फूटी श्रृंखलाएँ जो हैं हिमालय की वो क्यों हैं, क्यों देखने को मिलती है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो थोड़ा सा रफ तरीके से मैं बना देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, फिलहाल अब देखिए भाई, इसमें है क्या, बहुत सारे नदी तंत्र यहाँ से निकल रहे हैं। ऊपरी हिमालयों से क्या बहुत सारे नदी तंत्र आ रहे हैं जो कि आने कहाँ हैं, लास्ट में नीचे ही क्षेत्र में आने, निचले हिमालयी क्षेत्र में आने हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस पश्चिमी क्षेत्र देहरादून के पश्चिमी छोर से यमुना नदी तंत्र निकलता है, यमुना नदी तंत्र। ठीक है, यमुना नदी तंत्र। हरिद्वार वाले रीजन से गंगा नदी तंत्र निकलेगा, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तो ये क्या होंगे भाई, काफ़ी सारे नदी तंत्र जो यहाँ से निकल रहे हैं, इनके कारण क्या होगा, जो हिमालय है ये हिमालय क्या होने लगेंगे, टूटने फूटने से लगेंगे, कटने लगेंगे बीच बीच में। इस तरीके से पौड़ी वाले रीजन में आओगे, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। और इधर नैनीताल वाले क्षेत्र में आप देखने को मिलेगा, नैनीताल वाले क्षेत्र में देखने को कोसी नदी देखने को मिलेगी, कोसी, नंदौर आदि नदियाँ यहाँ से देखने को मिलती हैं। इस तरीके से नदियाँ निकलती हैं। नदियाँ निकलेंगी तो पक्का क्या है, अपने साथ इतना पानी लेके आ रही हैं तो घाटियाँ बनाएंगी। इधर पिथौरागढ़ के बॉर्डर से कौन सी नदी निकलती है, काली नदी निकलती है, काली नदी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नदियों की हम बात करेंगे आगे। ठीक है, जल्दी नदियों के भी वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो भाई यमुना नदी तंत्र, यहाँ गंगा नदी तंत्र, रामगंगा नदी, कोसी नदी, ये बहुत सारे नदी निकल रहे हैं, जिस कारण ये पर्वत जो हैं बीच बीच में क्या होने लगे हैं, कटने से लगे हैं। और ये कटेंगे तो इनका जो विस्तार देखने को मिलेगा वो कैसा विस्तार देखने को मिलेगा, टूटा फूटा सा विस्तार देखने को मिलेगा। यही कारण है कि शिवालिक श्रेणियों का जो विस्तार है वो टूटा फूटा सा विस्तार है। नदियाँ आ रही हैं, अपने साथ पानी लेके आ रही हैं, अवसाद लेके आ रही हैं। ठीक है, और घाटियाँ भी बनाती हैं, इस क्षेत्र में घाटियाँ भी बनाती हैं। और भूस्खलन की दृष्टि से देखो तो भूस्खलन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं हिमालयी क्षेत्र में होता है। भूस्खलन की बात भी हम करेंगे तो इन हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन भी होता है भाई। भूस्खलन का रीजन भी है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और पानी आएगा तो पक्का वो क्या करेगा, भूस्खलन का खतरा बना रहेगा भाई। ठीक है, ये बात हमने देखी यहाँ से टूटी फूटी श्रृंखलाओं की। अब जो हम अगली बात करेंगे वो वनस्पतियों की बात करेंगे। यहाँ से हमको अगली बात जो करनी होगी वनस्पति की करनी होगी। वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती। खनिज की बात हमने कर ली, बालू, संगमरमर, ठीक है, जिप्सम, फास्फोरस, इस तरीके का खनिज यहाँ पे पाया जाता है। वनस्पति की अगर हम बात करते हैं, वनस्पति के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मान लो शिवालिक श्रेणी का 2 हिस्से आपको देखने पड़ेंगे। एक निचला क्षेत्र आएगा और एक आएगा ऊपरी क्षेत्र। निचला क्षेत्र और ऊपरी क्षेत्र। निचले क्षेत्र की बात करोगे, निचले क्षेत्र में वनस्पति थोड़ा अलग प्रकार की होगी और ऊपरी क्षेत्र में थोड़ा अलग प्रकार की वनस्पति होगी। बात करो निचले क्षेत्र की वनस्पति की, साल, सागौन, शीशम, सेमल, आंवला, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो है, साल, सागौन हो गया आपका, शीशम, सेमल, ठीक है, आंवला, बांस आदि, इस प्रकार के वृक्ष जो हैं वो नीचे क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि शिवालिक श्रेणी के भी निचले हिस्सों में पाए जाएंगे, है ना। शिवालिक का हमने अगर बात की तो लगभग 1000 या 1500 मीटर की जो औसत ऊंचाई है उसमें भी अगर निचले क्षेत्रों में जाओगे तो इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेंगी। ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं
तो भाई बांज है, साल है और चीड़ है, देवदार है, बुरांस है, ठीक है, बुरांस है आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष ऊपरी क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब इन वृक्षों का यूज क्या है भाई? बहुत ज़्यादा यूज है। अगर हम उद्योगों की दृष्टि से देखते हो इनको तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उद्योग में अगर बात करते हैं तो इससे फर्नीचर बनाया जाता है ना। इन वनस्पतियों से, इन पेड़ों से हमारा क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। इन पेड़ों से फर्नीचर बना, तो फर्नीचर बनाने की दृष्टि से यानी कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात। और औद्योगिक, तो अगर हम बात करें औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय कौन सा है, तो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है आपका शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। औद्योगिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हिमालय हो गया वो कौन सा हिमालय हो गया? ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो बर्फ होती है, बारह मास बर्फ से ढके रहते हैं। लघु हिमालय की बात करें उसे हिम का आंचल बोला था, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बर्फ है। बारिश के जब ठंडा शीतकाल में वहाँ पे बर्फ़ गिरने की संभावना रहती है या होती है बर्फ़, तो इसलिए हम उसे हिम का आंचल बोला। और यहाँ बात करें तो ये जो है औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय होता है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। खास बात है, वनस्पति की हमने बात यहाँ पे कर ली, ठीक है। इस तरीके की वनस्पति होती है यहाँ पे। अगली बात हमको तापमान और वर्षा की करनी पड़ेगी। अब एक बात आप बताओ, तो तापमान, यहाँ पे तापमान भी अच्छा रहता है, यानी कि यहाँ पे भी पर्यटन के लिए जगहें हैं, पर्यटन स्थल यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल भी यहाँ पे होते हैं। तो वनस्पति की हमने बात कर ली। वनस्पति में औद्योगिक दृष्टि से ये हिमालय महत्वपूर्ण हिमालय में आता है। देखिए भाई, अगली और लास्ट बात हम करते हैं इसकी तापमान की दृष्टि से बात कर लेते हैं। तापमान व वर्षा, तापमान व वर्षा, तापमान व वर्षा की अगर आप बात करते हो तो तापमान आपको दो काल में देखना पड़ेगा। एक तो आपको ग्रीष्म काल में देखना पड़ेगा, ग्रीष्म काल, और दूसरा शीतकाल में आपको देखना पड़ेगा। देखिए भाई, बात करते हैं तापमान की, तो तापमान यहाँ पे होता है आपका 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है ग्रीष्म काल में, जबकि शीतकाल में और टेम्परेचर कम होके 4 से 7 डिग्री तक पहुँच जाता है। और अगर ख़ास बात कर लें, वर्षा जो होती है ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहती है, जिस कारण भूस्खलन भी होता है, ठीक है। नदियाँ लेके आ रही भाई, पानी अवसाद सब लेके आ रही हैं, और क्या होगा? भूस्खलन होने की संभावना भी सबसे अधिक रहती है। तो भूस्खलन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन क्षेत्रों में, भूस्खलन भी होंगे, ठीक है। और वर्षा भी यहाँ पे सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। वर्षा की बात करते हो तो औसत वर्षा जो है यहाँ पे, औसत वर्षा है 200 से 250 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा यहाँ पे होती है, जो कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा जो कि 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की दृष्टि से भी ये हिमालय सबसे अधिक वर्षा। और क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार मतलब लोअर पीसीएस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय कौन सा हिमालय है? ऑप्शन में क्या क्या दे दिया उसने? आंतरिक हिमालय दे दिया, मध्य हिमालय दे दिया, और बाह्य हिमालय दे दिया, और चौथा एक ऑप्शन दे दिया उसने सभी में। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? शिवालिक तो कहीं दिख नहीं रहा, तो शिवालिक के दूसरे नाम पे जाओगे। दूसरा नाम क्या होता है? बाह्य हिमालय होता है, ठीक है। तो बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही था वहाँ पे, ठीक है। तो ये भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2016 के एग्जाम में, ठीक है, लोअर पीसीएस में। आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी वो 200 से 250 सेंटीमीटर इसी क्षेत्र में होती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते, उत्तराखंड में यहाँ पे नरेंद्र नगर जो है, नरेंद्र नगर क्षेत्र आपका टिहरी में आता है। यहाँ क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्षा आपको बात कर ली है, सर्वाधिक वर्षा होती है जिस कारण भूस्खलन भी होते हैं, ठीक है, और भूस्खलन होने की संभावना भी रहती है। तो
ठीक है भाई। तो हमने तापमान वर्षा की बात कर ली है, वनस्पति की बात कर ली, वनस्पति किस प्रकार की है, औद्योगिक दृष्टि से शिवालिक श्रेणी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विस्तार की बात करें तो काफ़ी टूटा फूटा सा इसका विस्तार होता है। तो ये सारी बातें हमने इसकी डिस्कस कर ली है। और इसमें इन दो क्षेत्रों के बीच में जो हिमालय आते हैं, इन जो क्षेत्र आता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए भाई, ये हिमालय ऊपर रहेगा, ये शिवालिक श्रेणियाँ रहेंगी, छोटी छोटी सी इसकी श्रेणियाँ। ये आपका ऊपर मध्य हिमालय रहेगा। इनके बीच में जो ये घाटियाँ आती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दून और द्वार। दून पश्चिम में बोलते हैं, पूर्व में क्या बोलते हैं, द्वार क्षेत्र बोलते हैं, जिनमें से दो प्रसिद्ध हैं, एक हरिद्वार, ठीक है, और दून में देहरादून। ये दोनों क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कंटेंट पसंद आता है और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए और किस तरीके की वीडियो आपको और बनानी है आपके लिए, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।